हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अचीव नर्सिंग क्लासेस। हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अब की बार CHO पार MPCHO के लिए रिवीजन क्लास चल रही है और ये रिवीजन क्लास की आज 4th क्लास होने वाली है। इसके पहले हमने हमारे अचीव नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 60 क्लासेस अपलोड कर दिए गए हैं, जो कि आपके MPCHO के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस हमने अपलोड की है। और अभी हम रिवीजन क्लासेस चल रही है और जो रिवीजन क्लास आज की 4th क्लास है, जो कि आपके MPCHO 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 29 और 30 मार्च को एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इसमें एक भी क्वेश्चन स्किप न करिए। इस क्लास से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके CHO एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। हमेशा इस टॉपिक से CHO एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और क्लासेस को एंडिंग तक पूरा कंप्लीट करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिटी में से पढ़ेंगे हम कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में देख लेते हैं। इसके पहले हमारी क्लासेस अपलोड है हमारे चैनल पे, ये रिवीजन क्लासेस चल रही है। ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन डिसीज इसमें कंप्लीट हो जाएगा, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चिकन फॉक्स इन्फेक्शन कॉजेड ड्यू टू। जो चिकन फॉक्स इन्फेक्शन है वो किसके कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वायरस, सेकंड ऑप्शन में दिया है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है प्रोटोजोआ और फोर्थ ऑप्शन में दिया है फंगस। तो जो चिकन फॉक्स है वो चिकन फॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन फॉक्स की हम बात करें तो जो चिकन फॉक्स है वो इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? चिकन फॉक्स का कॉजेटिव एजेंट होता है वेरिसेला जोस्टर। ये चिकन फॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है। क्या? वेरिसेला जोस्टर जो है चिकन फॉक्स का पॉजिटिव एजेंट होता है और जिसे हम और क्या नाम से जानते हैं? HPV3 नाम से भी हम चिकन फॉक्स को जानते हैं। कौन सा नाम? अगर आपसे एग्जाम में पूछे चिकन फॉक्स को और क्या नाम से जानते हैं तो इसको HPV3 नाम से भी हम जानते हैं। और चिकन फॉक्स के पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो चिकन फॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट है वो वायरस और इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। वायरस विषाणु हिंदी में बोलेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसे वायरस के कारण ये चिकन फॉक्स फैलता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन फॉक्स इज ट्रांसमिटेड बाय। चिकन फॉक्स कैसे फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वेस्टेड वाटर, और सेकंड ऑप्शन में दिया है अनहाइजीनिक फूड, थर्ड ऑप्शन में दिया ऑफ्रोजियल सिक्रेशन और फोर्थ ऑप्शन में दिया है डर्टी हैंड। तो चिकन फॉक्स किसके कारण फैलता है? चिकन फॉक्स किसके कारण फैलता है? चिकन फॉक्स के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, तो चिकन फॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, चिकन फॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 14 टू 16 डेज क्या होता है? चिकन फॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 14 टू 16 डेज चिकन फॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसके राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज नॉट अफेक्टेड इन चिकन फॉक्स। चिकन फॉक्स में बॉडी का कौन सा पार्ट अफेक्ट नहीं होगा? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फेस, सेकंड ऑप्शन में दिया है ग्रोइन और थर्ड ऑप्शन में दिया है एक्सिला और थर्ड ऑप्शन में दिया है पाम एंड शोल। तो चिकन फॉक्स है, आपको याद रखना है चिकन फॉक्स में क्या होता है? पाम और जो शोल है वो अफेक्ट नहीं होती है। क्या है? पाम और जो शेल है वो शोल है हथेली और जो पैरों के तलवे होते हैं वो चिकन फॉक्स में अफेक्टेड नहीं होती है। पाम एंड शोल जो होते हैं वो चिकन फॉक्स में अफेक्टेड नहीं होते हैं और बाकी सारे जो पार्ट है वो चिकन फॉक्स से अफेक्टेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजल्स क्या है बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बैक्टीरियल डिसीज है, सेकंड ऑप्शन में दिया है वायरल डिसीज, थर्ड ऑप्शन में दिया है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर
और फोर्थ ऑप्शन में दी है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हम मीजल्स की बात करें तो मीजल्स क्या है, मीजल्स को और क्या नाम से जाना जाता है, इसे रूबियोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूबियोला भी कहते हैं। और ये कैसा वायरस है, ये आरएनए वायरस है। जो मीजल्स होता है आरएनए वायरस होता है। और इसका इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, मीजल्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो मीजल्स का इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो होता है 10 to 14 डेज। जो मीजल्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 10 to 14 डेज मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और मीजल्स कैसी डिसीज है इसके बारे में पूछा है, मीजल्स इज, तो मीजल क्या है, वायरल डिसीज है। ये वायरल डिसीज है, ये फैलती है। और मीजल्स में कैसे स्पॉट देखने को मिलता है हमें, कॉप्लिक स्पॉट हमें सीन देखने को मिलते हैं किसमें, मीजल्स में। कैसे कॉप्लिक स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं मीजल्स में। कैसे कॉप्लिक स्पॉट शो होते हैं इसमें, मीजल्स डिसीज में। ये आरएनए वायरस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 डेज मीजल्स का होता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ मीजल्स, विच एज इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ मीजल्स, खसरे का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। इसमें क्या पूछा है, सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम्स क्या है मीजल्स का। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है फीवर, सेकंड ऑप्शन में दिया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स रहेंगे, या थर्ड ऑप्शन में रहेगा बोथ ए एंड बी, और लास्ट ऑप्शन में दिया है बॉडी पेन। तो जो मीजल है, मीजल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सिम्टम्स क्या होता है, वो होता है फीवर भी आता है, और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंस्पेक्शन भी रहता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा इसमें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ। इसमें दोनों है मीजल के इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सिम्टम्स है मीजल्स के। इसमें फीवर भी आता है और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन भी होता है। और मीजल किस रूट से फैलता है, तो ये फुल फैलता है ड्रॉपलेट के माध्यम से जो मीजल्स है वो फैलता है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मीजल्स, जो मीजल्स है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मीजल्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको बताना है मीजल का कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो और आपको मैंने इसके पहले ही बता दिया कि मीजल्स जो है ड्रॉपलेट से फैलता है और ये आरएनए वायरस होता है, और इसे रूबेला के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या दिखते हैं, कॉप्लिक स्पॉट हमें शो होते हैं इसके सिम्टम्स में। देन इसके बाद विच एज ग्रुप इज मोस्ट सेंसिटिव टू मीजल्स इंफेक्शन, जो मीजल्स इंफेक्शन है, खसरे के संक्रमण के लिए कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील रहेगा। तो ये बताना है विच एज ग्रुप इज मोस्ट सेंसिटिव टू इन्फेक्शन, किसे सबसे ज्यादा मीजल से खतरा रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 3 to 6 मंथ का जो चाइल्ड रहेगा, या फिर दिया है नेक्स्ट ऑप्शन में 3 to 3 ईयर, थर्ड ऑप्शन में दिया 6 मंथ टू 3 ईयर चिल्ड्रन, और लास्ट ऑप्शन में दिया है 6 मंथ टू 6 ईयर। तो जो मीजल्स है, मीजल्स किस में देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा, तो मीजल्स देखने को मिलता है, वो मिलता है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है क्या, 6 मंथ टू 3 ईयर्स के जो चिल्ड्रन है उसमें मीजल सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मीजल्स वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन का टॉक्सिक इफेक्ट बताना है हमें, क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कन्वल्सन, सेकंड ऑप्शन में दिया हाइपरपायरेक्सिया, थर्ड ऑप्शन में दिया टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और ये डेंसिटी। तो हमें इसका राइट आंसर बताना है कि मीजल्स का टॉक्सिक इफेक्ट क्या है मीजल्स वैक्सीन का। तो मीजल्स वैक्सीन का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, मीजल्स वैक्सीन का टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हमें देखने को मिलेगा मीजल्स वैक्सीन के कारण। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूबेला इज आल्सो नोन एज, रूबेला को हम और क्या नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मीजल्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है रेबीज,
थर्ड ऑप्शन में दिया है जर्मन मीजल्स, और लास्ट ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबो। तो मीजल्स को और क्या नाम से जाना जाता है? तो मीजल्स को और क्या नाम से जाना जाता है? मीजल्स को दूसरे नाम से जाना जाता है जर्मन मीजल्स। क्या नाम से जाना जाता है? जर्मन मीजल्स नाम से जाना जाता है मीजल्स को। और क्या नाम से जाना था? 3 डे मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। और ये भी किससे फैलता है? टेगो वायरस से फैलता है। और ये भी कैसा वायरस होता है? आरएनए वायरस होता है। जो रूबेला होता है ये भी आरएनए वायरस होता है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जर्मन मीजल्स का, जो जर्मन मीजल्स है उनका इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 14 to 21 डेज। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है रूबेला का। और ये किस रूट से फैलता है? ये ड्रॉपलेट रूट से फैलता है, ड्रॉपलेट से फैलता है। कौन? जर्मन मीजल्स। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच कंडीशन द रूबेला इज मोर कॉम्प्लिकेटेड? इसमें से कौन सी कंडीशन में जो रूबेला है वो मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, अधिक जटिल रहेगा? कौन सी कंडीशन में? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इन इन्फेंट एज, सेकंड ऑप्शन में दिया है प्रेगनेंसी, थर्ड ऑप्शन में दिया है एडल्ट, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑल कंडीशन। तो इसका राइट आंसर है जो मीजल्स होता है, रूबेला होता है, जर्मन मीजल्स, ये क्या होता है? प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में, प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में क्या होता है? मतलब मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है कब? प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर है जो जर्मन मीजल्स है वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। देन इसके बाद which is commonest cause of parasitis in children? the कॉमन कॉज क्या है पैरासाइटिस का? किसमें? चिल्ड्रन में। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है चिकन फॉक्स, सेकंड ऑप्शन में दिया है रूबेला, थर्ड ऑप्शन में दिया है इन्फ्लूजा, और लास्ट ऑप्शन में दिया है मम्स। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा है, मोस्ट कॉमन क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है पैरासाइटिस इन चिल्ड्रन में। तो क्या होता है? तो वो होगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मम्स। मम्स इसका राइट आंसर रहेगा। और मम्स जो है, मम्स डिसीज का भी जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है? 14 to 21 डेज मम्स डिसीज का भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मम्स जो डिसीज है वो कौन सी ग्लैंड को इफेक्ट करती है? जो मम्स डिसीज है वो कौन सी ग्लैंड को इफेक्ट करती है? तो वो इफेक्ट करती है पैरोटाइट ग्लैंड को। कौन सी? पैरोटाइट जो ग्लैंड होती है उसको मम्स इफेक्ट करता है। कौन सी ग्लैंड को? पैरोटाइट ग्लैंड को इफेक्ट करता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देन इसके बाद ग्रे येलो मेम्ब्रेन फाउंड इन डिप्थेरिया, इट प्रेजेंट वेयर? जो ग्रे डिप्थेरिया में पाई जाने वाली पीली झिल्ली कहाँ पाई जाती है? जो मतलब डिप्थेरिया में कैसे कलर की? ग्रे येलो कलर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो कहाँ पाई जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ओवर टॉन्सिल, सेकंड ऑप्शन में दिया है ओवर फेरिंग्स, थर्ड ऑप्शन में दिया है ओवर लैरिंग्स, और लास्ट ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दिस दिया है। तो डिप्थेरिया में जो डिप्थेरिया है, डिप्थेरिया में जो येलो कलर की एक ग्रे येलो कलर की जो टॉन्सिल पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है ओवर टॉन्सिल, ओवर फेरिंग्स एंड ओवर लैरिंग्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जगह पाई जाती है। क्या? डिप्थेरिया में येलो ग्रीन कलर की जो मेम्ब्रेन रहती है वो सारी जगह पाई जाती है। और डिप्थेरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये बैक्टीरिया के कारण फैलता है। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण डिप्थेरिया फैलता है। और डिप्थेरिया के लिए कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार रहता है? तो वो कौन सा रहता है? कॉर्निया बैक्टीरियम डिप्थेरिया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो डिप्थेरिया है उसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, जो इंक्यूबेशन पीरियड है डिप्थेरिया का, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to
6 डेज डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ये जो सारे क्वेश्चन आपके एमपीसीएचओ के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अभी 29 और 30 को, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और इस टॉपिक में से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़ के ऊपर। तो आप ये क्लासेस को कंटिन्यू देखिए, क्लासेस को बीच में स्किप ना करिए, नहीं तो आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूट जाएगा। एक नंबर भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और आपका पेपर 29 एंड 30 मार्च को होने वाला है और इस बार सभी के एडमिट कार्ड आ भी चुके हैं। आप सभी ने एडमिट कार्ड देख भी लिए होंगे। सभी के सेंटर बहुत अच्छे हैं, कुछ लोगों के सेंटर चेंज भी आए हैं, किसी का ग्वालियर आया, उज्जैन आया, भोपाल। तो आप अभी से रिजर्वेशन करवा लीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, है ना। तो देन इसके बाद हम देख लेते हैं क्या बताया इसका राइट आंसर क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और जो डिप्थीरिया है बैक्टीरिया की वजह से फैलता है और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड रहता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो 2 से 6 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है डिप्थीरिया का। और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण कॉजेटिव एजेंट होता है इसका। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, डिप्थीरिया इज एक्यूट इन्फेक्शन। डिप्थीरिया क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन है। विच इज कॉजेटिव ऑफ डिप्थीरिया वेर ड्रग्स रिएक्शन इज कार्ड। तो जो डिप्थीरिया है उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, हमें ये पूछा गया है। तो हमें बताना है कि डिप्थीरिया का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। तो मैंने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। तो इसका आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। इसके पहले ही वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है कि डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है। देन इसके बाद विच टेस्ट इज यूज टू डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन सा डिप्थीरिया की डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाएगा। फर्स्ट टेस्ट की बात करें तो मॉन्टेक्स टेस्ट है, सेकंड टेस्ट की बात करें तो सिक टेस्ट है, और फोर्थ टेस्ट की बात करें तो विडाल टेस्ट है, और लास्ट टेस्ट की बात करें फोर्थ में क्या दिया है, विडाल टेस्ट, वीडियारल टेस्ट दिया गया है। तो इसका राइट आंसर की बात करें, मॉन्टेक्स टेस्ट की बात करें तो ये किसके लिए करते हैं, टीबी के लिए किया जाता है। किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। और डिप्थीरिया की बात करें, विडाल टेस्ट की बात करें तो ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। और डिप्थीरिया की बात करें तो डिप्थीरिया के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, डिप्थीरिया के लिए हम करते हैं सिक टेस्ट। सिक टेस्ट जो होता है वो हम डिप्थीरिया के लिए करते हैं। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। और ये टेस्ट कैसे कहाँ परफॉर्म करते हैं, इसकी साइट क्या होती है इंजेक्शन की, ये फोरआर्म पे लगता है, फोरआर्म पे। और ये किस रूट से लगता है, आईडी रूट से, इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। और वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस कितना होता है इसमें, 0.1 ml, 0.1 ml होता है। कौन सा, सिक टेस्ट का वॉल्यूम ऑफ कितना होता है, वॉल्यूम सब्सटेंस, तो 0.1 ml होता है। और इसका रिजल्ट कब आता है, इसका जो सिक टेस्ट है इसका रिजल्ट आता है 48 टू 72 हावर्स में। कब आता है, 48 टू 72 हावर्स में इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, इसका सिक टेस्ट का, है ना। तो कौन सा टेस्ट करेंगे डिप्थीरिया के लिए, डिप्थीरिया के लिए हम करते हैं सिक टेस्ट, है ना। देन इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट मैंने बता दिया आपको, मॉन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेंगे, और मॉन्टेक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए करेंगे, और विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए करेंगे। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी वैक्सीन। जो डीपीटी वैक्सीन है उसको किस रूट से एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ये जो डीपीटी वैक्सीन है किस रूट से लगाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इंट्रामस्क्यूलर, सेकंड ऑप्शन में दिया है ओरल, थर्ड ऑप्शन में दी है सबक्यूटेनस, फोर्थ ऑप्शन में दी है इंट्राडर्मल। जो डीपीटी वैक्सीन रहती है उसको किस रूट से लगाई जाती है, जो डीपीटी वैक्सीन रहती है डिप्थीरिया, परटेसिस और टाइफाइड की जो वैक्सीन होती है उसे हम इंट्रामस्कुलर रूट से लगाते हैं। कैसे रूट से, आईएम रूट से हम लगाते हैं। आईएम रूट कितने डिग्री पे, 90 डिग्री का एंगल पे लगता है। जो आईएम रूट रहता है 90 डिग्री एंगल पे लगता है। जो डीपीटी की वैक्सीन रहती है हम आईएम रूट से लगाते हैं। देन इसके बाद उफिम कफ इज आल्सो नोन एज, उफिम कफ को और क्या नाम से जाना जाता है। तो उफिम कफ को और क्या नाम से जाना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है परटूसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया 100 डेज कफ, थर्ड ऑप्शन में दिया है
येलो फीवर, और लास्ट ऑप्शन में दिया है बोथ ए एंड बी। तो जो वुफिंग कफ रहता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं पर्टूसिस एंड 100 डेज कप। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, है ना। तो हमें किस किस नाम से जानते हैं वुफिंग कप को? पर्टूसिस और 100 डे कप, और इसे हम क्या काली खांसी के नाम से भी जाना जाता है। और जो वुफिंग कप है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वुफिंग कप का वो 7 to 14 डेज होता है। 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका? वुफिंग कप का 7 to 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? बॉर्डेडेला पर्टूसिस नाम का कॉजेटिव एजेंट होता है, और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा बैक्टीरिया होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है? बॉर्डेडेला पर्टूसिस, और ये कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कैसा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जो क्या कॉज करता है? पर्टूसिस, है ना। कॉजेटिव एजेंट बताया मैंने, और इसका क्या नाम से जानते हैं? पर्टूसिस, और 100 डेज कप के नाम से जानते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 7 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन इसके बाद वुफिंग कफ इज कॉजेड बाय, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बॉर्डेटेला पर्टूसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है कॉर्नीबैक्टीरियम पर्टूसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और लास्ट ऑप्शन में दिया है निमोनिया कोकाई। तो जो वुफिंग कफ है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वुफिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट जो है वो होता है बॉर्डेटेला पर्टूसिस। बॉर्डेटेला पर्टूसिस जो है वुफिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट होता है ना। पॉजिटिव एजेंट होता है इसका वुफिंग कफ का पॉजिटिव एजेंट बॉर्डेटेला पर्टूसिस होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, है ना। विच इज अ कॉमन, सामान्य रोग कौन सा है? जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका सामान्य रोग कौन सा है ये बताना है हमें। तो ट्यूबरक्लोसिस का सामान्य रोग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में बोन ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में दी है ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड ऑप्शन में दी है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, और लास्ट ऑप्शन में दिया है इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस। जो ट्यूबरक्लोसिस है उसका मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा है? तो ट्यूबरक्लोसिस की हम बात करें तो ये किस प्रकार की बीमारी है? ये बैक्टीरियल है। कैसी? ये बैक्टीरिया से फैलती है। और वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नाम का बैक्टीरिया होता है जिससे क्या ट्यूबरक्लोसिस होती है। बैक्टीरियल डिसीज है ये, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से फैलती है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये फैलती है। देन इसके बाद जो है ये इसके जो बैक्टीरिया है इसकी खोज कब की गई थी और किसने की थी? जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। और वो कब किया था? ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था 1882 में डिस्कवर किया गया था। और इसके बारे में पूछा है कि इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म क्या है? तो ट्यूबरक्लोसिस का मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होता है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, इसका मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है? नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड। जो नेशनल टीबी इंस्टीट्यूट है, ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, वो कहाँ सिचुएटेड है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मुंबई, सेकंड ऑप्शन में है बेंगलुरु, थर्ड ऑप्शन में है चेन्नई, और फोर्थ ऑप्शन में है कोलकाता। तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो उसकी बात करें तो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट है वो सिचुएटेड है, वो है बेंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें क्या होता है? फीवर आता है, लंबे दिनों तक खांसी, मतलब कफ, और
जो बॉडी का जो वेट रहता है, बॉडी वेट लॉस होता है ना, बॉडी वेट लॉस होता है, और स्वेटिंग एट नाइट, और नाइट में पसीना आता है, स्वेटिंग एट नाइट। जो ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फीवर रहेगा, लंबे समय तक कफ मतलब खांसी रहेगी, बॉडी का वेट लॉस होगा, और स्वेटिंग एट नाइट, नाइट के समय में पसीना आएगा, है ना। तो ये ट्यूबरक्लोसिस के कुछ सिम्टम्स होते हैं, और इसका नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ सिचुएटेड है? तो वो बेंगलुरु में सिचुएटेड है। देन इसके बाद विच इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा है? तो इसके लिए बात करें कन्फर्मेटरी टेस्ट के ट्यूबरक्लोसिस का, तो वो कौन सा है? इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मॉन्टेक्स टेस्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया है एक्सरे, थर्ड ऑप्शन में दिया है स्पुटम टेस्ट, और लास्ट ऑप्शन में दिया है क्लिनिकल हिस्ट्री। तो इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होगा, ये आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि ट्यूबरक्लोसिस का कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कैसा? स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। कौन सा? मॉन्टेक टेस्ट है, ट्यूबरक्लोसिस की स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो आपको इसका आंसर देना है कि इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेक टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, जो मॉन्टेक टेस्ट है इसको यूज करके हम क्या पता लगाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है डिप्थेरिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है लेप्रोसिस, और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है निमोनिया। तो मॉन्टेक टेस्ट है उसका यूज करके हम क्या पता लगाएंगे? जो मॉन्टेक टेस्ट है उसका यूज करके हम पता लगाते हैं ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। किसके बारे में? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पता लगाते हैं। और ये कैसा बैक्टीरिया होता है? ग्राम पॉजिटिव नॉन मोलिटाइल रॉड शेप का टाइप का ये बैक्टीरिया होता है। कैसे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। और ये नॉन मोटिलाइट रॉड शेप का होता है। कैसा शेप का होता है? रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप का टाइप का ये बैक्टीरिया होता है ट्यूबरक्लोसिस का, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और रॉड शेप का होता है। और मॉन्टेक टेस्ट किसे आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है? तो मॉन्टेक टेस्ट जो है वो ट्यूबरक्लोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देन इसके बाद विच इज अ कार्डिनल फीचर ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस का मुख्य लक्षण कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है प्रेसिडेंटल कफ, सेकंड ऑप्शन में दिया है कंसिस्टेंट फीवर, और लास्ट ऑप्शन में दिया है हिमेटोसिस। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका प्रेसिडेंटल कफ का मतलब क्या होता है? लगातार खांसी आना, और इसका मतलब क्या है? लगातार फीवर, और इसमें इसका हिमेटोटाइसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका ये होता है कि स्पुटम में ब्लड आना। तो इसका राइट आंसर क्या है? कार्डिनल फीचर क्या है ट्यूबरक्लोसिस के? तो ये चारों के चारों राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। और हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो स्पुटम कल्चर टेस्ट किया जाता है, उस उसके लिए जो स्पुटम है हम कब की कलेक्ट करते हैं? अर्ली मॉर्निंग की स्पुटम कलेक्ट करते हैं, अर्ली मॉर्निंग की स्पुटम कलेक्ट करते हैं। किसके लिए? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। और इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है स्पुटम कल्चर जो होता है, ये ट्यूबरक्लोसिस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। और हम एक शॉर्ट फॉर्म की बात करें, डॉट्स की बात करें, तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट, या आपके MPCHO 2020 और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है कि डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स क्या फुल फॉर्म होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स ट्यूबरक्लोसिस इसका फुल फॉर्म होता है। किसका? डॉट्स का। और WHO ने जो TB है उसको ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था? WHO ने
जो टीबी है उसको ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, उसको ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, वो किया था 1993 में। जो टीबी है उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया गया था। हम डॉट्स की बात करें तो डॉट्स इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, डॉट्स जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1997 में। कब स्टार्ट हुआ था, 1997 में जो डॉट्स है वो स्टार्ट किया गया था। और हमने बात करी इसमें जो ट्यूबरक्लोसिस के स्पूटम कल्चर टेस्ट जो होता है वो कैसा टेस्ट होता है, वो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, और उसके लिए क्या अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम कलेक्ट करते हैं। और डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्ट कोर्स होता है। और डब्ल्यूएचओ ने ट्यूबरक्लोसिस को ग्लोबली इमरजेंसी कब डिक्लेयर किया था, वो किया था 1993 में। और डॉट्स की बात करें तो डॉट्स जो है वो इंडिया में कब शुरू किया गया था, तो डॉट्स 1997 में डॉट्स इंडिया में स्टार्ट किया गया था, है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अदर नेम ऑफ टिटनेस, टिटनेस का अदर नेम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कन्वल्सन, सेकंड ऑप्शन में दिया है हाइड्रोफोबिया, थर्ड ऑप्शन में दिया है लॉक जॉ डिसीज, और फर्स्ट लास्ट ऑप्शन में दिया है हिस्टीरिया। तो टिटनेस का अदर नेम क्या होता है, ये पूछा गया है। तो टिटनेस का अदर नेम क्या होता है, हमें बताना है कि टिटनेस को और क्या नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा टिटनेस को और क्या नाम से जानते हैं, जो टिटनेस होता है उसे लॉक जॉ नाम से जाना जाता है। क्या नाम से, लॉक जॉ नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। टिटनेस को और क्या नाम से जानता है, लॉक जॉ नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोफोबिया किसके बाद होता है, डॉग बाइट के बाद हाइड्रोफोबिया वाली कंडीशन हमें देखने को मिलती है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिटनेस इज कॉजेड बाय, टिटनेस जो है किसके कारण होता है, टिटनेस किसके कारण होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया बैक्टीरियल डिसीज है, सेकंड ऑप्शन में दिया क्या ये वायरल डिसीज है, लास्ट थर्ड ऑप्शन में दिया प्रोटोजोअल डिसीज है, और लास्ट ऑप्शन में दिया है क्या टिटनेस जीनोटिक डिसीज है। तो हमें बताना है टिटनेस किस प्रकार की डिसीज है। तो ये टिटनेस जो होती है ये किस प्रकार की डिसीज है, ये बैक्टीरियल डिसीज होती है। जो टिटनेस है बैक्टीरियल डिसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है, जो टिटनेस है बैक्टीरियल डिसीज होती है। देन इसके बाद हम ट्यूबरक्लोसिस वाले क्वेश्चन में मॉन्टेक्स टेक्स्ट के बारे में बात कर लें। तो ये इट इज स्किन और इंटरनल स्किन टेस्ट, ये कैसा इंटरनल स्किन टेस्ट होता है, ये ट्यूबरकुलिन सेंसिटिव स्किन टेस्ट होता है ना। और इसका भी रिजल्ट कब आता है, मॉन्टेक्स टेक्स्ट का रिजल्ट 48 to 72 आवर्स में हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। और इसमें भी कितना 0.1 ml सब्सटेंस यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन आर गिवन टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट टिटनेस, टिटनेस के लिए इम्यूनिटी के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है। टिटनेस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो कौन सा टीका लगाया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया एंटी टिटनेस सीरम लगाया जाएगा, सेकंड ऑप्शन में दिया है टिटनेस टॉक्साइड, थर्ड ऑप्शन में दिया है डीपीटी, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दिस। तो आपको याद रखना है अगर ये तीनों वैक्सीन के नाम आते हैं एंटी टिटनेस सीरम, टिटनेस टॉक्साइड और डीपीटी, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर रहेगा। हम टिटनेस के अगेंस्ट एंटी टिटनेस सीरम भी दे सकते हैं, टिटनेस टॉक्साइड भी दे सकते हैं, और डीपीटी वैक्सीन भी लगाएंगे। डीपीटी में क्या रहता है, डिप्थेरिया, पर्टुसिस और टिटनेस टॉक्साइड और एंटी टिटनेस सीरम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहता है। देन इसके बाद हाउ मेनी डोज ऑफ टिटनेस वैक्सीन रिकमेंडेड बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी के पहले टिटनेस के कितने डोज लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 4 डोज, सेकंड ऑप्शन में दिया है 3 डोज, थर्ड ऑप्शन में दिया है 2 डोज, और लास्ट ऑप्शन में दिया है सिंगल डोज। तो डिलीवरी के पहले
टिटनेस के कितने डोज लगाए जाते हैं? तो जो डिलीवरी है, डिलीवरी के पहले टिटनेस के 2 डोज लगाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। जो टिटनेस है उसके 2 डोज लगाए जाते हैं। देन इसके बाद हैंसन डिसीज इज नोन एज, हैंसन डिसीज को और क्या नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में माइकोबैक्टीरियम लेप्री, थर्ड ऑप्शन में माइक्रोप्लाज्मा और फोर्थ ऑप्शन में दिया क्लोस्ट्रिडियम टीटीनी। तो क्या क्या नाम से जाना जाता है? जो है हैंसन डिसीज, उसे क्या नाम से जाना जाता है? उसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जाना जाता है। देन इसके बाद ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ लेप्रेसी एक्सेप्ट, ऑल आर द क्लिनिकल फीचर ऑफ लेप्रेसी, कुष्ठ रोग के सभी निदानिक विशेषता है एक को छोड़कर। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है? हाइपोपिगमेंटेशन पिच, सेकंड ऑप्शन में दिया है लॉस ऑफ सेंसेशन और थर्ड ऑप्शन में दिया है ट्रीमर्स और फोर्थ ऑप्शन में दिया है थिकनेस नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, झटके। इसका मीनिंग क्या होता है? झटके। ये नहीं होते हैं, बाकी सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। झटके नहीं आते, किसमें? झटके नहीं आते हैं इसमें लेप्रोसिस में। बाकी सारे जो है ये क्लिनिकल फीचर्स होते हैं किसके? लेप्रोसी के। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रेसी। जो लेप्रेसी है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें लेप्रेसी का, तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 6 मंथ, सेकंड ऑप्शन में दिया है 3 मंथ, थर्ड ऑप्शन में दिया है 4 मंथ और लास्ट ऑप्शन में दिया है 3 to 5 ईयर। तो हम बात करें लेप्रेसी जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 3 to 5 ईयर जो लेप्रेसी होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। लेप्रेसी में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 5 ईयर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ लेप्रेसी। लेप्रेसी में हम कौन सी ड्रग देंगे? फर्स्ट ऑप्शन में एस्प्रिन, सेकंड ऑप्शन में डिप्सोना और थर्ड ऑप्शन में रिफेम्पिसिन और लास्ट ऑप्शन में पेराजामाइड। तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस देंगे? ड्रग देंगे किसमें? लेप्रेसी वाली कंडीशन में। लेप्रोसी वाली कंडीशन में हम ड्रग कौन सी देंगे? वो देंगे डिप्सोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। जो डिप्सोना ड्रग ऑफ चॉइस है वो हम लेप्रोसी वाली कंडीशन में देते हैं। देन इसके बाद ऑल आर वायरस बोन डिसीज एक्सेप्ट, इसमें से सारी वायरस बोन डिसीज है एक को छोड़कर। तो कौन सी नहीं है वो बताना है हमें। वायरस बोन डिसीज कौन सी नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में है पोलियो, सेकंड ऑप्शन में दिया है मीजल्स, थर्ड ऑप्शन में है टीटनेस और फोर्थ ऑप्शन में है HIV। सारी वायरस बोर्न डिसीज है एक को छोड़कर। तो वो कौन सी नहीं है? टीटनेस है, वो जो है वायरस बोर्न डिसीज नहीं है, बाकी सारी वायरस बोर्न डिसीज है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल आर कम्युनिकेबल डिसीज एक्सेप्ट, ये सारी कम्युनिकेबल डिसीज है एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड ऑप्शन में दिया है पर्टूसिस, थर्ड ऑप्शन में दिया है मीजल्स और फोर्थ ऑप्शन में दिया है कैंसर। तो जो आपको राइट आंसर इसका पता ही होगा, जो कैंसर होता है ये कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है, बाकी सारी जो है कम्युनिकेबल डिसीज होती है ना। ये आपके MPCHO के जो एग्जाम होने वाला है 29 एंड 30 मार्च को, उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्लासेस को एंडिंग तक देखें। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आपके MPCHO में वैसे भी 10 मार्क्स का कम्युनिकेबल डिसीज से पोर्शन है, तो इस क्लास से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने के चांसेस है ना। तो आप क्लासेस को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। देन इसके बाद क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आर बैक्टीरियल डिसीज एक्सेप्ट, इसमें से सारी बैक्टीरिया डिसीज है एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन में दी है डिप्थेरिया, सेकंड ऑप्शन में दी है प्लग, थर्ड ऑप्शन में दी है चिकन फॉक्स और फोर्थ ऑप्शन में दिया है टाइफाइड। तो आपको पता ही है जो चिकन फॉक्स होता है ये कैसा वायरल डिसीज होती है, और बाकी ये सारी डिप्थेरिया हो गया,
फ्लग हो गया और टाइफाइड होता है, ये कैसी डिसीज होती है? बैक्टीरियल डिसीज होती है। तो हमसे पूछा था कि बैक्टीरियल डिसीज कौन सी नहीं है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो चिकन पॉक्स है वो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। जो चिकन पॉक्स है बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वेरिसुला जोस्टर वायरस, थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में वेरिला वायरस, और थर्ड ऑप्शन में दिया है मैक्सो वायरस, और लास्ट ऑप्शन में साइटोमेलेनिको वायरस, मेलो वायरस। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा है किसका? स्मॉल पॉक्स का। तो जो स्मॉल पॉक्स है उसका कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्मॉल पॉक्स का कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वेरुला वायरस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है 11 to 14 डेज, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और ये भारत से इरिडिकेशन कब हुआ था? किसका? स्मॉल पॉक्स का। इंडिया से इरिडिकेशन की बात करें स्मॉल पॉक्स की इंडिया से, तो वो कब हुआ था? 1977 में इंडिया से इसका इरिडिकेशन हो गया था। और WHO के अनुसार यह बीमारी दुनिया से कब इरिडिकेशन हुआ था? वर्ल्ड से कब हुआ था? WHO के अकॉर्डिंग वर्ल्ड से इस डिसीज का इरिडिकेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में वर्ल्ड से ये डिसीज इरिडिकेट हो गई थी। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? ये कैसे फैलती है स्मॉल पॉक्स? एयरबोर्न और ड्रॉपलेट बोर्न से ये फैलती है। क्या? स्मॉल पॉक्स है। स्मॉल पॉक्स ये छींकने से और खांसने से ये फैलती है। कौन सी? स्मॉल पॉक्स ये छींकने और खांसने से फैलती है। और इंडिया से इरिडिकेशन कब हुआ था? 1977 में हुआ था। और वर्ल्ड से बात करें तो 1980 में इसका इरिडिकेशन हो गया था। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग विच डिसीज हैज बीन कंप्लीटेड इरिडिकेशन फ्रॉम वर्ल्ड, इसमें से ऐसी कौन सी डिसीज है वो वर्ल्ड से इरिडिकेशन हो चुका है ना? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पोलियो, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्मॉल पॉक्स, थर्ड ऑप्शन में दिया है डिप्थेरिया, और लास्ट ऑप्शन में दिया गया है HIV। तो इसमें से कौन सी डिसीज है जो वर्ल्ड से पूरी तरह खत्म हो चुकी है? तो वो डिसीज के बारे में हमको बताना है। तो कौन सी डिसीज है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है पोलियो, सेकंड ऑप्शन में दिया है स्मॉल पॉक्स, थर्ड ऑप्शन में डिप्थेरिया, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है HIV। तो जो स्मॉल पॉक्स है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो स्मॉल पॉक्स है उसका वर्ल्ड से इरिडिकेशन हो चुका है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा? स्मॉल पॉक्स जो डिसीज है उसका वर्ल्ड से इरिडिकेशन हो चुका है। और हम पोलियो की बात करें, पोलियो की बात करें तो ये कैसा वायरस है? पोलियोमाइलाइटिस कैसा वायरस है? वायरल। कैसा? वायरल वायरस है। और ये वायरल वायरस है और ये किसे अफेक्ट करता है? GI सिस्टम को। जो पोलियो होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को अफेक्ट करता है। GI सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट करता है। और जो पोलियो है, पोलियो डिसीज का इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है वो 7 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। किसका? पोलियो जो डिसीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? जो पोलियो डिसीज है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 21 डेज का पोलियो डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और पोलियो डिसीज के लिए कौन सी वैक्सीन यूज में ली जाती है? वो ली जाती है OPV और OPV एंड IPV। पोलियो के लिए जो वैक्सीन है वो यूज में ली जाती है। और पोलियो का लास्ट केस कहाँ आया था? वो गुजरात में हमें देखने को मिला था। कहाँ? गुजरात और पश्चिम बंगाल और गुजरात में देखने को मिला था। और वो कब देखने को मिला था? 2011 में पोलियो का लास्ट केस देखने को मिला था। WHO ने भारत को पोलियो फ्री कब घोषित किया था उसकी बात करें, WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री कब डिक्लेयर किया था? वो किया था 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च जो 2014 है वो पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। और वैक्सीन वाइल मॉनिटर किस वैक्सीन से संबंधित है? ये पोलियो वैक्सीन से संबंधित है। और पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की कब शुरुआत हुई थी? पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 19
1995 में। कब हुई थी? 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन की शुरुआत की गई थी, है ना। देन इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। हम इसके बाद डेंगू फीवर के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे? डेंगू फीवर ये भी कम्युनिकेबल डिसीज में आता है। हमारे एचयू नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके कम्युनिकेबल टॉपिक के पूरे क्लासेस कंप्लीट है और ये ओनली रिवीजन क्लास है। तो डेंगू फीवर को और क्या नाम से जाना जाता है? तो इसे ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। और डेंगू बीमारी के कॉजेटिव एजेंट क्या है? एर्बो और फ्लेवी वायरस है। क्या कॉजेटिव एजेंट क्या है? एर्बो वायरस एंड फ्लेवी वायरस इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। और एडिस मच्छर को अन्य नाम से क्या जाना जाता है? डेंगू कौन से मॉस्किटो से काटने से होता है? वो एडिस जो मॉस्किटो रहता है, एडिस मॉस्किटो, एडिस कौन सा? एडिस की जो मॉस्किटो रहता है इस मच्छर के काटने से होता है। और ये मच्छर को और क्या नाम से जाना जाता है? जो मॉस्किटो इसको और क्या नाम से जाना जाता है? ट्रिगर मॉस्किटो नाम से भी जाना जाता है। ट्रिगर मॉस्किटो नाम से भी जाना जाता है। जो डेंगू रहता है उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तेज बुखार आता है, तेज सर दर्द होता है और मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है। क्या होता है? फीवर और मसल्स और जॉइंट्स जो होते हैं उसमें पेन होता है और कमजोरी होती है, भूख ना लगना और त्वचा पर, स्किन पर चकते मतलब रेसेस आते हैं, है ना। तो ये डेंगू फीवर में होता है। और जो डेंगू है वो ब्लड में किसे प्रभावित करता है? प्लेटलेट को प्रभावित करता है ना। देन इसके बाद हम मलेरिया के बारे में भी देख लेते हैं। तो आज के टॉपिक में हम पूरा कम्युनिकेबल पूरा एंड ही कर देंगे कम्युनिकेबल के बारे में, और हमें डबल सी क्लास लेने की जरूरत नहीं रहेगी। तो हम मलेरिया देख लेते हैं। मलेरिया के बारे में देख लेते हैं कि मलेरिया क्या है? प्लाज्मोडियम पैरासाइटिस, ये इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है मलेरिया का? प्लाज्मोडियम पैरासाइटिस, पैरासाइट से इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। और ये किसके काटने, ये कौन से मॉस्किटो के काटने से होता है? फीमेल एनाफिलिस नाम का जो मॉस्किटो होता है उसके काटने से क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया बीमारी का संक्रमण, इन्फेक्शन ब्लड में होता है और इसे बैक वाटर फीवर, कौन सी बीमारी होती है? बैक वाटर फीवर के नाम से जाता है। रिगर फीवर कौन सी बीमारी होती है? रिगर फीवर के नाम से भी मलेरिया को जानते हैं। और मलेरिया के इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो ये मलेरिया पी वैक्स जो मलेरिया होता है उसका 14 डेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और पी फैल्सीवीरम रहता है, पी फैल्सीवीरम टाइप का जो मलेरिया जो होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 डेज होता है। और पी जो मलेरिया होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड 17 डेज का होता है। और इंडिया की बात करें तो ये जो है इंडिया में नहीं पाया जाता, इस टाइप का मलेरिया इंडिया में नहीं पाया जाता है ना। देन इसके बाद और कुछ अगर इस कम्युनिकेबल डिसीज में छूट गया हो तो देख लेंगे हम। रेबिस, है ना, रेबिस बचा हुआ है तो रेबिस देख लेते हैं कि रेबिस क्या है। रेबिस क्या होता है? रेबिस का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाइड्रोफोबिया नाम से जानते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया नाम से रेबिस को जाना जाता है। और रेबिस का कॉजेटिव एजेंट क्या है? लाइसा वायरस टाइप 1। कौन सा कॉजेटिव एजेंट? लाइसा वायरस टाइप 1 नाम का वायरस होता है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो ये एनिमल बाइट की वजह से होता है। इसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एनिमल बाइट,
एनिमल के काटने से, और स्पेशली डॉग बाइट से ये ज़्यादा फैलता है, डॉग बाइट से ज़्यादा फैलता है। और हाइड्रोफोबिया का मीनिंग बात करें तो पानी से डर लगना, किससे? वाटर से डर, इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और जो रेबिस रहता होता है, रेबिस का इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, जो इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड रेबिट का 1 to 3 मंथ का होता है। जो रेबिस रहता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 to 3 मंथ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है रेबिस का। डॉग बाइट के फर्स्ट एड की बात करें तो डॉग बाइट में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुत्ते द्वारा काटे गए हिस्सों को साबुन और बहते पानी में क्लीन कर लेना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए अगर डॉग बाइट का फर्स्ट एड करें अपन? क्या करें? डॉग बाइट, तो फर्स्ट एड की बात करें तो सोप विथ, इसमें क्या करना है? ये आपके MPCHO और UPCHO और CCH 2020-22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर डॉग बाइट में फर्स्ट एड सबसे पहले क्या करना है? सोप विथ रनिंग वाटर, मतलब सबसे पहले जो घाव है, जिस जगह पे डॉग ने बाइट किया है, तो वहां पे सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले रनिंग वाटर में उसे सोप से क्लीन कर लेना है। और जहाँ पे डॉग बाइट करता है, जहाँ पे भी डॉग जो है, डॉग बाइट करता है, उस एरिया को हमें क्या रखना है? ओपन ओपन रखना होता है। ना ही किसी प्रकार का कट करना है या ना सूचरिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है? उस एरिया को ओपन करना है। ये भी बिहार CHO 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब जो डॉग बाइट वाले एरिया है उसे कवर करके नहीं रखना है, उसे ओपन करके रखना है ना? ओपन करके रखना होता है। देन इसके बाद और कोई डिसीज छूटी है क्या? जापानीज इंसेफ्लाइटिस की बात करें हम, ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है। कौन सी? जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जापानीज इंसेफ्लाइटिस। जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये भी एक मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है, और ये बीमारी पिग के माध्यम से फैलती है। इसका एम्पलीफायर क्या होता है? जापानीज इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर की बात करें, जो एम्पलीफायर जो होता है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का, वो क्या होता है? पिग होता है। क्या? पिग, सुअर के कारण ये फैलती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, जो जापानीज इंसेफ्लाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 15 डेज, 5 to 15 डेज जापानीज इंसेफ्लाइटिस का, जापानीज जो इंसेफ्लाइटिस है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें फीवर रहेगा, हेडेक रहेगा, GI सिम्टम्स में, और क्या रहेगा? कन्वल्सन रहेगा। ऐसे इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स होते हैं किसके? जापानीज इंसेफ्लाइटिस के। जापानीज इंसेफ्लाइटिस के कुछ वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस के कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं। और डायरिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन की बात करें तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और इसमें आपके इस क्लास में आपके पूरे कम्युनिकेबल डिसीज के हम टॉपिक कंप्लीट कराए हैं। और आगे भी हमारी रिवीजन क्लास हमारे HU नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि स्टूडेंट तक क्लासेस पहुंच सके। और आपका एग्ज़ाम 29 और 30 मार्च को होने वाला है। आप सभी अपनी प्रिपरेशन
बहुत अच्छे से करें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और एचयू नर्सिंग क्लासेस पे जो 60 डेज़ चैलेंज सबके पास सीएचओ प्रायर क्लास अपलोड है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे कंटिन्यू आप देख लीजिए। अगर आपने इसके पहले की क्लास देखी भी है तो आप रिवीजन कर सकते हो। अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा ताकि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे पाएँ, है ना?